नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या फिर मैं यूं कहूं कि बहुत ही गंभीर बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग जिसका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं और जो हमारा मोटिवेशन है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। जी हाँ, ऐसी ही बीमारी है, ऐसा ही रोग है कैंसर। और इस कैंसर बीमारी में हम डरे नहीं, हम सहमे नहीं, बल्कि हम संभल जाएं, हम जागरूक हों। और इसी विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हर साल हम देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कैंसर क्यों फैलता है, कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि हम हिम्मत नहीं हारें और हौसले के साथ, हिम्मत के साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का हम सामना करें। तो ये कैंसर क्यों होता है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, क्या कुछ हम बच सकते हैं और कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं। आप वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप 15 साल से लगातार कार्यकुशलता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कैंसर रोगियों को एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी सर, हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे 7 नवंबर को ही कैंसर जागरूकता दिवस क्यों चुना गया है? देखिए, 7 नवंबर जो है नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट थी मैरी क्यूरी, जिनका जन्म दिवस है। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जिसकी वजह से कैंसर का डायग्नोसिस और कैंसर का ट्रीटमेंट का शुरुआत हुआ। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कैंसर के इलाज में। जी सर, कैंसर का नाम जब भी हम सुनते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम सुनते हैं हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हमारी हिम्मत जो है वो हम हार जाते हैं और जो मोटिवेशन हमारे अंदर का है वो भी काफ़ी हद तक चला जाता है। तो ऐसा क्या है कैंसर में? देखिए, कैंसर का डायग्नोसिस और कैंसर का इलाज दोनों एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले कैंसर शब्द की बात करी जाए तो वो क्या है? कैंसर एक डिजीज है जो कि आपके शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है, जिसमें कि आपके शरीर की कोई अंग की सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती हैं, धीरे धीरे डिवाइड करते करते लंप या गांठ का रूप ले लेती हैं और वो इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी जगह छोड़कर दूसरे शरीर के अंगों में भी फैल सकती है। वही कैंसर है, परंतु उसके कई तरह के प्रकार हैं। वैसे तो शरीर में अनवरत प्रक्रिया जो कोशिकाओं के बनने की चलती रहती है, तो कैंसर में ऐसा क्या कुछ अलग होता है? क्या उसके ऊपर मतलब नियंत्रण नहीं होता? यस जी। सो कैंसर की जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं वो तो बनती हैं, अपना लाइफ स्पैन पूरा करती हैं और वो मर जाती हैं। कैंसर की कोशिकाएं मरती नहीं हैं, इमोर्टल होती हैं, तो वो इकट्ठी होती रहती हैं और एक के बाद डबल, फिर उसके बाद 4 गुना, फिर 8 गुना, ऐसी तेज वृद्धि उनकी होती है, इसलिए वो खतरनाक है। मतलब एक अंग में हो गया है तो दूसरे अंग तक पहुंच सकती है और पहुंचने की जो दर है वो काफी उनकी ज्यादा रहती है। अगर आप उसको समय रहते अगर उसको कैटर नहीं करें, उसका इलाज नहीं करें, तो वो दूसरे ऑर्गन में जा सकती है। जी, दूसरे ऑर्गन में जा सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ये कोशिकाओं की जो अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि है, इसके पीछे का जो मूल कारण है वो क्या है? देखिए, उसके पीछे जेनेटिक्स है। जो हमारे जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे उनका डिवीजन, जो सेल का डिवीजन है वो कंट्रोल होता है। किसी कारणवश अगर उस जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, अगर कोई आपको जीन में या डीएनए में कोई म्यूटेशन है जिसकी वजह से वो सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वो अनियमित वृद्धि उसकी सेल्स की हो सकती है। तो ये जो आपने बोला किसी कारण, ये कारण ही जानना है, क्या कुछ कारण है जो इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है? देखो, कैंसर के कारण, एब्सोल्यूट कारण तो मुश्किल है, परंतु कुछ पेशेंट में तो हेरिडिटरी जेनेटिक कॉज होता है जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। बाकी ज़्यादातर पेशेंट 90% मरीजों में एनवायरमेंटल कॉज, जैसे कि पॉल्यूशन है, आपका सेकेंड हैंड स्मोक है, या आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं, अत्यधिक अल्कोहल लेते हैं, आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आपका वेट अधिक है, आप हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, जंक फूड और प्रिजर्व्ड फूड या रेड मीट ज़्यादा लेते हैं,
ये कुछ कारण है जो आपके कैंसर होने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। आपने जिक्र किया कि आनुवांशिक तौर पे भी कैंसर बढ़ता है जी। तो अगर जैसे किसी के दादा को कहीं पे कैंसर है जी, तो पूरी संभावना रहेगी पोते तक पहुंचने में? नो, वो जरूरी नहीं है। जी। कुछ जीन म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो कि हर पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं, जी। परंतु कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो कि इतने खतरनाक नहीं होते जी। कि वो हो सकता है ट्रांसमिट हो परंतु उसकी वजह से कैंसर नहीं हो। इवन अगर आपके पास जीन में म्यूटेशन है भी तो भी जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर हो। जी, कई बार डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, जब कैंसर पता चलता है कि कैंसर हुआ है तो डॉक्टर पूछते भी हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली में आपके पापा को, दादा को या किसी को हुआ है, हो जी। सकता है फादर को नहीं हो लेकिन दादा को, जी। तो ये क्या तीसरी चौथी पीढ़ी में भी आ सकता है। अगर आपकी बीच की पीढ़ी में नहीं है तो हो सकता है अगली पीढ़ी में भी आ मतलब वो जाए। जीन उनमें एक्टिवेट तो है लेकिन वो बाद में एक्टिवेट हो सकता Yes, है तो सही उनके जीन अंदर। है पर वो जरूरी नहीं है कि वो जी। डैमेज कर रहा हो। तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री हमें मिलती है कि फैमिली में, जैसे कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है कि मदर को या मौसी को या नानी को ब्रेस्ट कैंसर था, तो ऐसे पेशेंट में हम फिर जेनेटिक टेस्ट भी करवाते हैं उनका। जी, आपने बोला फीमेल में ऐसा कॉमन है, तो क्या ऐसा पुरुष और महिला में कैंसर को लेकर कुछ ऐसा कुछ है कि पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है, या महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है कैंसर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ है, नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी की जो मैकेनिज्म है दोनों की बराबर है? यस, जी। बट वो जो आप हेरिडिटरी जीन की बात कर रहे हो, जी। जो मोर कॉमन है, वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। जी, कैंसर के टाइप की बात करी जाए तो कैंसर के टाइप की बात करी जाए, लंग्स कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, और कितने प्रकार के कैंसर है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है? पहले तो सिर्फ एक ही सुनने को मिलता था, मुंह का कैंसर है, लेकिन आजकल जैसे जैसे हमारा चिकित्सा विज्ञान भी प्रगति कर रहा है, जिस तरीके से डायग्नोसिस सिस्टम काम कर रहा है, कैंसर, कई तरह के कैंसर हमारे सामने है। देखिए, कैंसर के तो कई तरह के प्रकार हैं, लगभग 100 तरह के कैंसर हैं। लगभग 100 तरह के कैंसर हैं। मतलब जहां जहां पे बॉडी के ऑर्गन है वहां जहां जहां पे आपकी सेल डिवीजन हो रहा है वहां कहीं भी कैंसर हो सकता है शरीर में, जिसमें से कॉमनली जो हम देखते हैं प्रैक्टिस में, वो महिलाओं में तो ब्रेस्ट का कैंसर है और सर्विक्स का कैंसर है, और पुरुषों में मुंह और गले का कैंसर और फेफड़े का कैंसर है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोस्टेट का कैंसर है। जी। और आप अब एक एक करके कैंसर की बात करें, सबसे पहले पुरुषों की बात करी जाए। आपने बताया कि स्मोकिंग और जो मुंह का कैंसर है, जो जर्दा, जो भी गुटखा तंबाकू खाते हैं उससे होता है, ये कितने कुछ हार्मफुल है, जबकि सरकार बार बार एडवाइजरी जारी करती है, उनके पैकेट्स के ऊपर एडवाइजरी जारी करती है। देखिए, मुंह और गले के कैंसर या फेफड़े के कैंसर, इसके पीछे मैक्सिमम जो कॉज है वो टोबैको ही है। चाहे आप उसको च्यूइंग फॉर्म में लो या आप उसको स्मोकिंग फॉर्म में लो, तंबाकू का सेवन हानिकारक है और कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। तंबाकू का क्या कुछ मैकेनिज्म रहता है? क्या वो सेल को डिवाइड करता है? किस तरीके से तंबाकू मतलब हमारी सेल्स को डिवाइड करता है? तंबाकू आपकी सेल्स को डैमेज करता है। जी। वो जो डैमेज है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है सेल्स में, डैमेज वो रिपेयर नहीं होता, और उसकी वजह से फिर वो सेल्स, कोशिकाएं जो हैं वो कैंसर की कोशिकाओं में तब्दील हो जाती हैं। जी। लंग्स की बात करी जाए, जो स्मोकिंग करते हैं तो लंग्स भी किस तरीके से डैमेज होते हैं? ये जो मैकेनिज्म है ये किस तरीके से रहता है? जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक के अंदर जो हानिकारक पार्टिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे स्मोक, निकोटीन के अलावा बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। वो केमिकल्स भी जब आप स्मोक करते हैं तो वो आपके लंग में डिपॉजिट होते हैं और वो धीरे धीरे आगे आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, आपने जिक्र किया आजकल, जैसा आपने बताया कि विदेशों में प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, हमारे देश में भी प्रोस्टेट कैंसर की जो मरीजों की संख्या वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जी। जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके पीछे क्या कुछ मुख्य वजह है? प्रोस्टेट कैंसर के पीछे ऐसा कुछ रिस्क फैक्टर तो नहीं है जी। वो तो एज रिलेटेड है एक्चुअली। ओवर द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी इंसिडेंस बढ़ती है। ज़्यादातर आप देखेंगे प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट लगभग 70 साल या उससे अधिक उम्र के पेशेंट ही होते हैं, जो कि, और प्रोस्टेट का कैंसर है वो हार्मोन डिपेंडेंट है। जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी वजह से सेल का ग्रोथ बढ़ जाता है कई बार, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर होता है। जी सर, सबसे बड़ी बात आती है कि इनके लक्षण क्या, हम कैसे पहचाने? पुरुषों की फिलहाल हम बात करें, कैसे पहचाने कि कैंसर हो गया है या हो सकता है? मुंह के कैंसर की बात करी जाए तो कैसे पता चलेगा कि कैंसर हो? देखिए, कैंसर के ऐसे डेफिनेटिव साइन तो नहीं है, परंतु कुछ वार्निंग साइन हैं जो हो सकता है कि बाकी बीमारियों में भी होते होंगे, परंतु उनको अगर वो सिम्टम है तो आप उसको इग्नोर ना करें। जैसे कि आपके मुंह में कोई भी नॉन हीलिंग, मतलब छाला या अल्सर है जो कि ठीक ही नहीं हो रहा, कई दिन हो गए आप दवाई ले रहे हैं, आपको गले में दर्द है, खाने पीने में, निगलने में तकलीफ है, पानी निगलने में दिक्कत होती है, आपकी गर्दन में, एक्जिला में, ब्रेस्ट में कहीं कोई लंप या गांठ है, आपको लंबी खांसी है,
जो कि ठीक नहीं हो रही, फीवर है, आवाज़ आपकी बैठ गई है, जी। भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है, आपको मल या मूत्र में खून का रिसाव हो रहा है, या असामान्य कोई महावारी है सामान्य महावारी के अलावा, ये कुछ कॉमन लक्षण है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि शायद आपको जांच करवानी चाहिए डॉक्टर से कि कैंसर नहीं हो। ऐसा कोई टेस्ट होता है, जैसे मलेरिया वगैरह होता है तो हम मलेरिया का टेस्ट करवा देते हैं, टाइफाइड का टेस्ट करवाते हैं, क्या कैंसर को लेकर भी ऐसा कोई टेस्ट है कि उसको करवाने से हमें पता चल जाए कि बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ फुल बॉडी का टेस्ट तो नहीं है अर्ली डिटेक्शन के लिए, परंतु जो आपका सिम्टम है उस सिम्टम के आधार पर आप जो टेस्ट करते हैं, एक तो उससे देख सकते हैं जी। और या फिर आप अपनी एज के हिसाब से, अगर आप 40 वर्ष की उम्र के ऊपर हैं तो आप रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन जो बड़ी आंत का कैंसर है, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जिसमें कि मैमोग्राफी है, पैप स्मीयर है, कोलोनोस्कोपी है और ब्लड का एक टेस्ट होता है प्रोस्टेट कैंसर का, PSA टेस्ट, जिससे कि आपको कैंसर का अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस करने में मदद मिलती है और मदद भी मिलेगी और तुरंत प्रभाव से प्रभावी इलाज भी हो सकता है। तो हम उसके ऊपर काफी हद तक उसके ऊपर लगाम लगा सकते हैं। महिलाओं की बात करी जाए तो महिलाओं में आज के समय को देखते हुए कौन कौन से कैंसर है जो सबसे ज्यादा महिलाओं को हो रहे हैं? महिलाओं में सबसे कॉमन तो ब्रेस्ट कैंसर है जी, और उसके बाद सर्विक्स का है और ओवरी जो अंडाशय जो होते हैं जी, उसका कैंसर है जो सबसे कॉमन है। तो इनके पीछे क्या कुछ कारण है? सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर की ही बात करी जाए, और दूसरा हमारे समाज में ऐसी कई चीज़ें रहती है जिनको बोलने से शर्माते हैं, इस वजह से भी हम उसको कहीं ना कहीं कैंसर का रूप दे देते हैं। हम एक सामान्यतः हम टालते रहते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे दर्द हो रहा होगा। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है, जो फीमेल्स जिनकी लेट मैरिजेस होती हैं, जिनके शादियां लेट होती हैं, बच्चे लेट होते हैं, वो जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं वो, या जिनको मोटापे की बीमारी है वो, इनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर फीमेल्स। ओवरी कैंसर या जो यूट्रस का कैंसर है उसमें भी मोटापे का योगदान है। अगर ओबीज फीमेल है तो उसको उनका रिस्क ज़्यादा रहता है कैंसर का। आजकल सर्वाइकल कैंसर जो है महिलाओं में वो काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? सर्वाइकल कैंसर, उसके पीछे बेसिकली हाइजीन है, क्योंकि इसका सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर आप अपना हाइजीन का ध्यान रखेंगे और टू मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करें, आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें, तो आप उससे सर्विक्स कैंसर से बच सकते हैं। जी सर, वक्त का एक दौर था जब सर हम सिर्फ कुछ एक कैंसर थे उन्हीं के नाम सुनते थे, लेकिन अब एक कॉलन कैंसर भी है जी, जननांगों का कैंसर भी है जी, मतलब ये इतना लगातार बढ़ता जा रहा है और नए नए नाम इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए, नए नाम नहीं है, ये कैंसर पहले भी थे, लेकिन उस समय हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति नहीं करी थी, उस टाइम ना तो पेशेंट को भी अवेयरनेस नहीं थी कि ये कैंसर हो सकता है, और उस टाइम इतने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी अवेलेबल नहीं थे कि आप उसको डायग्नोस कर पाओ समय पे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होंगे जो शायद जो बिना डायग्नोसिस के जिनकी डेथ हो गई होगी। तो अब चूंकि डायग्नोसिस अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसलिए वो आपको नए नए कैंसर के नाम या ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। जी, अगर किसी को कैंसर होता है और प्राइमरी स्टेज में ही पता चल जाता है तो उसके बाद में क्या कुछ ट्रीटमेंट रहता है और उसको क्या फिर से कैंसर होने की संभावना रहती है? देखिए, अर्ली की बात करी जाए, अर्ली स्टेज के कैंसर जो है वो लगभग क्योरेबल रहते हैं, मोर देन 90% उनका क्योर रेट रहता है। ट्रीटमेंट मोडालिटी की बात करें तो ज़्यादातर पेशेंट में सर्जरी प्लस माइनस कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है, डिपेंडिंग अपॉन दी ट्यूमर का जो भी बायोलॉजी है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, बट लगभग 90% या उससे अधिक पेशेंट क्योर हो जाते हैं अर्ली स्टेज के। अच्छा, अर्ली स्टेज के 90% जो पेशेंट है वो क्योर हो जाते हैं, और किसी को पता नहीं चले सेकंड और थर्ड स्टेज में जाकर पता चले तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे उसका क्योर होने का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया 90%, तो थर्ड स्टेज तक आते आते वो 50 से 70% हो जाता है जी, 50 से 70% तक हो जाता है। लेकिन सर थर्ड स्टेज में भी अगर ट्रीटमेंट किया जाए जी, उसके बाद में सर्वाइव होने की कितनी कुछ मतलब अपन अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, तो अगर पेशेंट थर्ड स्टेज में है, उसका प्रॉपर इलाज हो गया है, तो भी उसको करीब
50-60% चांस यही है कि वो ठीक रहेंगे आगे फ्यूचर में। जी, 50-60% चांसेस रहेंगे जी। ठीक रहेंगे। सबसे बड़ी बात है सर, इम्यून सिस्टम का बूस्टअप होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप करें? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जी। आप अपना हेल्दी डाइट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जंक फूड या प्रिजर्व्ड फूड ना लें, ज़्यादा मतलब से पैकेजिंग जो फूड पैकेज्ड फूड ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशली कुक्ड जो घर पे खाना बनता है वो लें। आप अधिक से अधिक फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लें। अल्कोहल ना लें या लिमिट में लें। और फिजिकल एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग कुछ भी करें, कोई गेम खेलें, परंतु आप अपना वजन कंट्रोल रखें और एक्टिविटी करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। आपने वजन की बात करी, क्या मोटापा भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं कैंसर? जी, कुछ कैंसर्स किस में तरीके से? मोटापा इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि हमारी जो फैट है जी। वो खाली डेड फैट नहीं है, उसके अंदर भी सिग्नलिंग पावर होती है। जी। तो जितनी ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है उतना ही ज़्यादा वो कैंसर को प्रमोट करने वाले जो सिग्नलिंग है वो आते हैं उससे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो यूट्रस का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, इन सब में ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है। यानी मोटापा अपने आप में तो बीमारी है ही है, लेकिन दूसरी बीमारियों की भी जन्मदाता बनती जा रही है। जी, इस तरीके से अगर इसकी बात करी जाए, जागरूकता कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता जो दिवस हम मना रहे हैं, तो इस तरह के कार्यक्रमों की कितनी कुछ भूमिका रहती है? और आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो कैंसर को खत्म करने में सामने आ रही है? देखिए, ये जो जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है उसका उद्देश्य यही है कि कैसे कैंसर से बचें, कैसे कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें और कैसे उसका प्रभावी रूप से इलाज हो सके। इसीलिए ये जागरूकता दिवस मनाया जाता है ताकि सब जगह जो कार्यक्रम होते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक तक पहुंच पाएँ और पब्लिक को इसके बारे में जानकारी दे पाएँ। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है अर्ली डिटेक्शन में और ट्रीटमेंट में। अगर हम इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो जो अपने कंट्री में जो कैंसर का बर्डन है डिजीज़ का वो काफ़ी कम किया जा सकता है। दुनिया की जो 10 बड़ी बीमारियां हैं उनमें से कैंसर एक है, और जितना कुछ रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा है कि सर्वाधिक जो मौतें हो रही है उसमें जो टॉप 5 की जो बीमारी है उसमें कैंसर है। जी। कैसे बचें अब इस चीज़ से? कैंसर से बचने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि आप उसके जो रिस्क फैक्टर हैं कैंसर होने के उनको अवॉइड करें। आप समय समय पर अपना स्क्रीनिंग टेस्ट शेड्यूल करके स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं। कोई भी आपको वार्निंग साइन ऐसा लगे कि आपको कैंसर है तो उससे भागे नहीं, उससे तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेके जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट हो वो करवाएं ताकि आपका अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस हो जाए। अगर आपको कैंसर है तो तभी आप उसका सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं और उसकी मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। सर, जब भी कैंसर का नाम सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। कैंसर होने को तो 3 अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है, लेकिन अपने आप में एक दानव के रूप में पूरा मनोवैज्ञानिक, सिर्फ कैंसर का पेशेंट ही नहीं लड़ता है, उस मरीज के पूरे घर वाले उस मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते कहीं ना कहीं अपना पूरा जो मोटिवेशन वो डाउन कर देते हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर के जो मरीज के परिवार वाले हैं, देखिए कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों ही एक भयानक शब्द है मरीज के लिए भी, तो उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से पहले उस बीमारी के बारे में समझें, उसकी स्टेज को समझें, उसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसको समझें और कैंसर के इलाज से क्या फ़ायदा होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा उसको समझें। उसके बाद आप डिसीजन लें आपको क्या करना है। आप पैनिक होकर ये सोच के कि कैंसर का इलाज हो ही नहीं सकता या इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। कैंसर का इलाज संभव है। अगर आप अच्छे से इलाज कराएंगे तो कैंसर के ठीक होने की संभावनाएं भी रहती हैं। जी बिल्कुल, वक्त का एक दौर था सर, हम सब ने देखा है, कभी टीबी हो जाती थी किसी को, कभी कुष्ठ रोग हो जाता था, कभी मधुमेह रोग हो जाता था या हार्ट की कोई डिजीज हो जाती थी, तो मतलब हथियार एक तरीके से डाल ही देते, लाइलाज बीमारी समझा जाता था और कई गांव के गांव भी इसके चलते चले जाते थे। लेकिन आज जो हमारी चिकित्सा विज्ञान है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान जो पद्धति, उन्होंने इतनी उन्नति कर ली है कि आजकल हर रोग का निदान जो है वो संभव है। जी, और कैंसर को लेकर वैक्सीन का भी निर्माण किया जा रहा है। क्या ऐसी कोई वैक्सीन बन चुकी है कोई स्पेशल कोई कैंसर के लिए, वो आपसे जानना चाहेंगे? देखिए कैंसर की अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए है, जो कि उसको प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है।
हालांकि वो भी 100% आपको गारंटी नहीं दे सकती। और जो दूसरी आप कैंसर वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशनल है, अभी आई नहीं है, उसकी रिसर्च अभी चालू है। निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में हमारे सामने कैंसर की वैक्सीन होगी। लेकिन जो आपने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन का जिक्र किया, उसका क्या कुछ रहता है, उसकी उम्र क्या रहती है उस वैक्सीन को लगाने की? देखिए, सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो एक्चुअली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, जो कि फीमेल्स को हो सकता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। तो उस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के एक्सपोजर से पहले ही आप अगर उस वैक्सीन को यूज़ कर लें तो उसकी जो एज है रिकमेंडेड वो 9 to 11 ईयर्स है, परंतु आप उसको 18 ईयर्स की एज तक भी लगवा सकते हैं। जी, आपने खान पान का जिक्र किया, आपने योगा और मेडिटेशन का जिक्र किया। आजकल की हमारी जो आम जिंदगी है काफ़ी भागम भाग वाली हो गई है, तो ऐसे में वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ऐसे में कैसे यूटिलाइज किया जाए? देखिए, खान पान तो आप सुधार सकते हैं अपना। आप अगर आप जंक फूड को अवॉइड करें, अल्कोहल को लिमिट करें, पैकेजिंग फूड को अवॉइड करें, और रही बात लाइफस्टाइल की, तो आप एक समय आप अपना फिक्स कर लें, सुबह या शाम को कभी भी आप अगर आप आधा घंटा भी अपना फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं तो वो भी लाभकारी है। मतलब बिना दवाइयों के अगर आपको इलाज करना है तो ये जो नेचुरल जो टॉनिक्स हैं वो आपको लेना पड़ेगा। जी जी। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमारी जो खाना है उसमें क्या कुछ जोड़ा जाए? उसमें आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नेचुरली चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, मल्टीपल कलर्स की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, सब में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। फ्रूट्स हैं, आप उनका सेवन करें जी, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। इसके अलावा जो योगा है, मेडिटेशन है, योगा और मेडिटेशन भी आपको हेल्प करते हैं आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में। जी। एक कैंसर का नाम जब भी हम सुनते हैं तो थोड़ा डर जाते, सहम जाते। क्या आपको नहीं लगता कि कैंसर का जो ये नाम है इसी में परिवर्तन किया जाए, कुछ नया नाम दिया जाए? जैसे पहले विकलांग श्रेणी रहती थी, हमने उनको दिव्यांग कहा, तो एक मोटिवेशन मिला उनको भी एक कुछ नया करने का, एक संकल्प मिला। तो क्या कैंसर का हम अगर नाम चेंज कर दें, अगर सरकार चेंज करती है, तो कितना बड़ा कदम साबित हो सकता है? एक कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, कैंसर का वैसे भी हिंदी में जो नाम है वो कर्क रोग है जी। कैंसर तो इंग्लिश का वर्ड है। अगर हिंदी में अगर उसका कुछ और नाम डिसाइड करती है गवर्नमेंट चेंज करने का, तो हो सकता है उससे जो पेशेंट को एकदम से डायग्नोसिस के टाइम पे पैनिक होता है, झटका लगता है, वो नहीं हो। तो उससे पेशेंट मोटिवेटेड रहेगा, पेशेंट को इलाज करने में पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और मदद मिलेगी और एकदम से वो हिम्मत नहीं हारेंगे। कैंसर का जो रोगी होता है वो मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे तो लड़ाई लड़ ही रहा होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो दवाइयाँ वगैरह हम लेते हैं वो उसकी फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी जो है उसको तोड़ देती है जी। तो ऐसे में कैंसर पेशेंट के लिए सरकार की तरफ से, चाहे भारत सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है इस पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर? देखिए, कैंसर का इलाज इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा महंगा है जी। लंबी प्रक्रिया है, जांचें भी महंगी हैं और दवाइयाँ भी महंगी हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम रखी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, अपने राजस्थान स्टेट में भामाशाह और चिरंजीवी योजना है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आरजीएचएस की स्कीम है। इन सभी स्कीम्स में कैंसर का इलाज शामिल है। एटलीस्ट आप स्टार्टिंग का जो ट्रीटमेंट है, बेसिक ट्रीटमेंट, वो आप उसमें इजीली करवा सकते हैं। उससे आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं आता है जी। फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो मतलब कैंसर का रोग हो जाए तो घबराने की बात नहीं है जी। सरकार भी आपके साथ में फाइनेंशियल पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है और पूरी प्रक्रिया जहाँ तक हो फ्री है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इस साल जो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, उसकी थीम भी यही रखी गई है कि यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी अद्वितीय द्वारा एकजुट, यानी सबको एकजुट होकर इस जो कैंसर है, कैंसर जैसी जो गंभीर रोग है, उसका समाधान करना है, व्यक्तिगत तौर पे भी और सामूहिक तौर पे भी जी जी। तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक सामूहिक लड़ाई हो जाती है। सो दिस इज कॉल फॉर एक्शन एक्चुअली जी, कि सभी लोगों को, चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं, उन सबको इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप लोगों को पब्लिक तक पहुंचना पड़ेगा, सबको उनको अवेयर करना होगा।
तभी आप उसके इसकी जो भावना है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की, उसको आप पूरा कर पाएंगे। जी बिल्कुल पूरा कर पाएंगे। कई बार हमें देखने में आता है कि कई राज्य सरकारें हैं, भारत सरकार हैं, कई सामाजिक संगठन हैं जो ऐसे प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं जिसमें जिन्होंने कैंसर पर विजय पाई है, तो ये जो कैंसर योद्धा ही कहेंगे उनको, जाहिर सी बात है। तो ये कैंसर योद्धा जिस तरीके से अपने अनुभव साझा करते हैं वो समाज को कितना कुछ मोटिवेट करते हैं? वो बहुत मोटिवेट करते हैं। आप हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें से काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि उन पेशेंट्स के रेफरेंस से ही आते हैं जिन्होंने पहले इलाज लिया हुआ है और जो पूरी तरह से भी ठीक हैं, उनसे मोटिवेट होकर ही वो इलाज करवाने आते हैं जी। तो जो अगर पेशेंट ने किसी ने इलाज लिया और वो पिछले कुछ वर्षों से बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल हैं, उससे मोटिवेशन बहुत अधिक मिलता है। तो पेशेंट को लगता है कि शायद मैं भी इन्हीं की तरह वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकता हूँ। तो वो अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से अपना इलाज भी करवाते हैं और फॉलोअप में भी साथ में रहते हैं। और समाज के जो अन्य जो लोग हैं उनको भी एक सकारात्मक संदेश देते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डटकर मुकाबला करने की ज़रूरत है। आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कैंसर को लेकर? मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी ज़रूर है, रोग ज़रूर है, परंतु आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मरीजों का इलाज संभव है। आप उससे डरे नहीं और भागे नहीं। आप जो भी आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है उसको समझें और उसका इलाज करवाएं। आपका मतलब उसमें इलाज आपका संभव है। इलाज कैंसर संभव का ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रीटमेंट, कोई यूनिवर्सल कोई काम आप करने का बोलें कि ये काम तो करना ही है आपको आज से और अभी से ही, तो कैंसर से बच सकते हैं? उसके लिए आपको सबसे पहला सुझाव यही है कि आप अगर तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं जी। तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। स्पेशली जो तंबाकू चबाते हैं, खैनी, गुटखा, जर्दा, उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। यही सबसे एक मुख्य कारण है। लगभग 40% कैंसर्स के पीछे तंबाकू ही है जी। तो उसका सेवन तुरंत बंद कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैंसर एक गंभीर बीमारी ज़रूर है, लेकिन इसका सामना हिम्मत के साथ, एक मोटिवेशन के साथ डट कर किया जा सकता है, क्योंकि हमारी मेडिकल जो शिक्षा पद्धति है उसने काफ़ी उन्नति की है, काफ़ी नवाचार किए हैं। तो घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क, सावधान और जागरूक रहने की ज़रूरत है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ में आपने अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। डीडी न्यूज़ राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।